तो हेलो मेरे प्यारे मित्र, तो मैं हूं आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत। तो इसमें से एक सिद्धांत के बारे में वर्णन करना है। तो मैं पहले बता देती हूँ, ये जो है वो सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी मेजर 9 का है, ठीक है। तो अगर किसी को अगर सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है मेजर 9 और 10 का, तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हो। दोनों का जो क्वेश्चन है वो सेम है और सिलेबस भी दोनों का सेम है। तो मैं उस पर पुराने वीडियो जो है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 2022-26 वालों के लिए। तो उसमें आप जाके वहाँ से अपना सिलेबस और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन हमारा है, मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत क्या है? किसी एक सिद्धांत का विस्तृत विवरण दीजिए। यानी कि मानव भूगोल का आधारभूत सिद्धांत जो है उसके बारे में जानना है। उसके बाद उसमें से एक सिद्धांत के बारे में विस्तृत विवरण करना है, जैसे संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, ये सब जो है इसके बारे में हम लोग को, मतलब उसमें से एक का हम लोगों को वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं उत्तर को। तो उत्तर में क्या है, प्रस्तावना पहले जानेंगे। क्या इसमें मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य, उसके जीवन, कार्यों, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है। तो मानव भूगोल को जो समझाने के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं, तो बहुत सारे सिद्धांतों को दिए गए हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, तो मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है। आगे है मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत। तो क्या है मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत, कौन कौन से, उनके बारे में जानेंगे और छोटा छोटा हम लोग उसका परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहला है नियतिवाद। तो नियतिवाद क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ही मानव के जीवन और कार्यों को नियंत्रित करती है। मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। यानी कि प्रकृति जिस प्रकार से चाहती है उस प्रकार से मनुष्य जो है वो कार्य को करता है। जैसे कि अगर जो है अगर गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम है, तो मनुष्य को गर्मी के अनुसार ढलना पड़ता है। अगर ठंड का मौसम है आ रहा है तो ठंड के अनुसार मनुष्य को ढलना पड़ता है। तो यानी कि प्रकृति के अनुसार ही मानव जो है वो अपना रूप बदलते रहता है। आगे है दूसरा संभववाद। तो संभववाद में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है, जबकि उनका उपयोग मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान और तकनीक के आधार पर करता है। यानी कि क्या है इसमें कि प्रकृति जो है वो अवसर देती है, मनुष्य को अवसर देती है, और मनुष्य उस अवसर का फ़ायदा उठा के अपनी बुद्धि, ज्ञान, क्षमता के अनुसार वो क्या करती है, तकनीकों का आविष्कार करती है और अपने कार्य के लिए चीज़ों को बनाती है, ठीक है। आगे है तीसरा नवनियतिवाद। तो नवनियतिवाद में क्या है, यह सिद्धांत बताता है कि ना तो प्रकृति पूरी तरह शक्तिशाली है और ना ही मनुष्य, दोनों के बीच संतुलन बनाकर विकास करना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच क्या है, तो संतुलन बनाकर विकास का कार्य करना चाहिए। ये नवनियतिवाद का है, ठीक है। आगे है चौथा है पारिस्थितिकी उपागम। तो इसमें क्या है, इस सिद्धांत में मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आगे है पांचवा व्यवहारवादी उपागम। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार, सोच, अनुभव और निर्णय उसके कार्यों को प्रभावित करता है। यानी कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका निर्णय कैसा है, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, तो प्रभावित करने का कार्य करता है। आगे है छठा कल्याणवादी उपागम या फिर कल्याणपरक उपागम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस सिद्धांत का उद्देश्य समाज के सभी लोगों का समान विकास, संसाधनों का उचित वितरण तथा सामाजिक कल्याण करना होता है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण सिद्धांत, ठीक है, ये मानव भूगोल की आधारभूत सिद्धांत वगैरह। अब आगे हम लोग इसमें से एक का हम लोग पूरा से विस्तृत विवरण जानेंगे। तो किसके बारे में जानेंगे, संभववाद के बारे में जानेंगे, ठीक है।
संभववाद के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि आगे जो एक और क्वेश्चन है वो संभववाद का ही है, ठीक है। तो अगर संभववाद का हम लोग इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो संभववाद से ही रिलेटेड है, तो अगर इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो यही क्वेश्चन का आंसर फिर हम लोग उसमें भी लिख सकते हैं। सिर्फ छोटा सा ऊपर में परिचय डाल देंगे, उसके बाद जो है वो संभववाद के बारे में ही सारा उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले इसी के बारे में जानेंगे, संभववाद के बारे में, ताकि एक क्वेश्चन से हमारा 2 क्वेश्चन बन जाए। क्या है आगे, संभववाद का विस्तृत विवरण। तो इसमें हम लोग संभववाद के विस्तृत विवरण को जानेंगे। क्या है, संभववाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य को अनेक अवसर और संभावनाएं प्रदान करती है, लेकिन उनका उपयोग करना या ना करना मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, तकनीक और परिश्रम पर निर्भर करता है। प्रकृति जो है वो मनुष्य को अनेक संभावनाएं और अवसर प्रदान करती है, लेकिन उनका उपयोग करना है या ना करना है ये मनुष्य की बुद्धि, तकनीक और ज्ञान पर निर्भर करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का उपयोग करके विकास करता है। मनुष्य जो है वो प्रकृति की वस्तुओं का प्रयोग करता है और अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं बनाता है, ठीक है। तो ये है संभववाद का विचार। आगे है संभववाद की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हैं, क्या है, पहला विशेषता, प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है। प्रकृति जो है वो मनुष्य को अवसर प्रदान कर सकती है, उनको सलाह दे सकती है, एक सलाहकार के रूप में वो कार्य कर सकती है प्रकृति, लेकिन इससे ज़्यादा वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। आगे है, मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। आगे है तीसरा, विज्ञान और तकनीक के विकास से कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में भी विकास संभव है। आगे है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। अगला पॉइंट है, मानव के ज्ञान, अनुभव और परिश्रम को विशेष महत्व दिया जाता है। तो जो हम लोग ऊपर पढ़े वही चीज़ जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो आगे है, उदाहरण के रूप में जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में नहरों द्वारा सिंचाई करके खेती की जा सकती है। यानी कि राजस्थान जो है वो सूखा क्षेत्र है, वो प्रकृति के द्वारा सूखा है, यानी कि प्रकृति का स्वरूप ही ऐसा है जो वो सूखा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे मनुष्य अपनी तकनीक, अपना बुद्धि का प्रयोग करके नहर से सिंचाई करके, यानी कि नहर से सिंचाई करके वहाँ पे वो खेती कर सकता है, ठीक है। आगे है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें और सुरंगें बनाई जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्र जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, किस वजह से, वो प्रकृति की देन है, लेकिन मनुष्य जो है उस क्षेत्र में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वहाँ पे सड़क और सुरंग बना सकता है, ठीक है। आगे है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बांध और ट्यूबवेल से सिंचाई की जा सकती है। तो ये किसका, तो मनुष्य का तकनीक है, उसका बुद्धि है, उसका ज्ञान के जरिए हो सकता है। आगे है, समुद्र के किनारे बड़े बड़े नगर विकसित किए जा सकते हैं। तो ये सारे किस वजह से संभव है, तो मनुष्य का ज्ञान और तकनीक की वजह से सब संभव है। आगे है, संभववाद के गुण। तो इसके गुण भी हैं, तो कौन कौन से गुण हो गए, तो मानव की बुद्धि और क्षमता को महत्व देता है। आगे है, विज्ञान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है। अगला है, विकास और प्रगति के लिए प्रेरित करता है। अगला पॉइंट है, मानव की मानव की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को स्वीकार करता है। तो इसके क्या हो गए, तो इसका गुण हो गया, ठीक है। आगे है, संभववाद की सीमाएं। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, तो क्या क्या है, प्रकृति की सीमाओं को कम महत्व देता है। जो प्रकृति की जो सीमा है उसको कम महत्व देता है। आगे है, सभी प्राकृतिक समस्याओं का समाधान मनुष्य नहीं कर सकता है। जितने भी सारे समस्याएं हैं, प्राकृतिक समस्याएं, उन सभी का मनुष्य जो है वो समाधान नहीं कर सकता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रहे हैं या फिर किसी प्रकार की जो आपदा आ रही है, तो उस आपदा को वो नहीं रोक सकता है, लेकिन आपदा होने के बाद वहाँ पे रेस्क्यू वगैरह वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो आपदा को नहीं रोक सकता। वो प्राकृतिक घटना है तो वो घट के ही रहेगा। तो वही है कि सभी प्राकृतिक समस्याओं का समाधान मनुष्य जो है वो नहीं कर सकता है। आगे है, प्राकृतिक आपदाओं पर आज भी मनुष्य का पूरा नियंत्रण नहीं है। जो अभी पीछे बताएं कि मनुष्य का जो नियंत्रण है वो सारा प्राकृतिक आपदाओं पे उसका नियंत्रण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सीमाएं हो गया। तो ये हमारा हो गया मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत, और इनमें से एक सिद्धांत के बारे में विस्तृत विवरण, ठीक है। तो यही क्वेश्चन को हम लोग संभववाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ आगे जो थोड़ा सा ऊपर परिचय डाल देंगे
उसके बाद सारा यही चलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। एकदम सटीक और साधारण शब्दों में मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।